नमस्कार। मैं मोनिका शेखावत, सहायक आचार्य भूगोल, लोहिया कॉलेज चूरू। आज मैं आपको राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी मुर्सली प्रदेश के बारे में। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे अरावली प्रदेश के बारे में। अरावली प्रदेश का जो टॉपिक है इसको दो भागों में बनाया गया है। इसका जो प्रथम भाग है इसमें हम अरावली प्रदेश के जो प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, प्राकृतिक भूदृश्य के बारे में बात करेंगे। ये आपके सेकेंड ईयर के सेकेंड जो पेपर है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान की जो 5वीं यूनिट है उसका टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। अरावली प्रदेश की स्थिति। अरावली प्रदेश 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 10 मिनट से 73 डिग्री 50 मिनट देशांतर पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जब हम किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की स्थिति के बारे में बात करते हैं तब उसकी अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में बात की जाती है। तो उसी संदर्भ में अरावली प्रदेश की जो स्थिति है वो क्या है, 23 से 28 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, क्योंकि जो राजस्थान है भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर कौन सा, जो पूर्वी देशांतर 72 डिग्री से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 99,771 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या है 180.28 लाख। इसमें जिलों की यदि हम देखें, जिलों की स्थिति के बारे में बात करें तो इसमें उत्तर पूर्व से हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्व से अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा जिले। इसके अलावा झुंझुनू जिले की खेतरी तहसील, सीकर जिले की नीमका थाना तहसील, श्रीमाधोपुर एवं दांता रामगढ़ तहसीलों को शामिल किया जाता है। तो ये होगी अरावली प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति की कौन कौन से जिले जो है वो अरावली प्रदेश में शामिल किए जाते हैं राजस्थान के। इस स्लाइड में आपको राजस्थान का मैप दिखाया गया है जिसमें राजस्थान के अलग अलग जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में बात दिखाया गया है। इसी में हम देखते हैं अरावली प्रदेश की जो छाया जो दी गई है उसको देखते हैं। तो इसमें अरावली प्रदेश जो है जिसमें सिरोही जिला भी है, उदयपुर है कुछ भाग, जयपुर है, झुंझुनू का कुछ भाग है, अलवर है, मतलब ये जो ज़िले हैं इसमें दिखाए गए। इससे हमें राजस्थान के जो मैप में अरावली पर्वतमाला की क्या स्थिति है देख के आसानी से पता चल जाता है कि कौन से ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। ये जो श्रेणी है राज्य के मध्य में, ये श्रेणी हमने अभी देखा है मैप में कि लगभग मध्य में है। और ये कौन सी दिशा की यदि हम बात करें तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है और इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 550 किलोमीटर ये राजस्थान में, यानी लगभग 80% जो श्रेणी है वो राजस्थान में है। और ये दिल्ली राज्य की सीमा तक है। दिल्ली राज्य की सीमा से राजस्थान में, और राजस्थान से आगे फिर गुजरात का जो खेड ब्रह्मा जो स्थान है वहाँ तक इसका विस्तार है, यानी कि दिल्ली राज्य से लेके गुजरात की फैली हुई है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है वो कौन से राज्य में है, राजस्थान जिले में। यह उत्तर पूर्व में कम चौड़ी है और दक्षिण पश्चिम में हिम्मतनगर, बनासकांठा, साबरकांठा जो गुजरात जिला है उनमें ये अधिक चौड़ाई, यानी कि यहाँ उत्तर पूर्व से जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हैं ये देखा जाता है कि जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। उत्तर पूर्व में ये संकरी अपेक्षाकृत, जबकि दक्षिण में जो जहाँ और गुजरात तक आते आते ये क्या हो जाती है, अपेक्षाकृत चौड़ी है। अब राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी का महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो अरावली पर्वत क्षेत्र जो है वो राजस्थान राज्य के लिए जीवनदायक है, यानी कि राजस्थान के लिए बहुत ही लाभकारी है। राज्य की यदि नदियों की बात करें तो नदियां पर्वतों से निकलती है और राज्य की लगभग सभी छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है,
अरावली पर्वतमाला से। और जो नदियां हैं वो जीवनदायिनी होती है, सभ्यता का विकास नदियों के किनारे होता है, जल की आवश्यकता नदियों से हमारी होती है, उद्योगों में जल की आवश्यकता है, सिंचाई के लिए नदियों का जल आवश्यक होता है। तो जो ये नदियां हैं जो कि जीवनदायिनी है वो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से। तो अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान के लिए क्या है? लाभकारी है, वरदान है। राज्य की जो व्योम रेखा है वो भी इसी से सुनिश्चित होती है। राज्य की 90% जो वन क्षेत्र है वो अकेले कहाँ पे है? इसी क्षेत्र में। और जो 90% जड़ी बूटियाँ हैं वो भी कहाँ से प्राप्त हो रही है? राज्य में अरावली क्षेत्र से। यदि हम जलवायु की बात करें तो ये राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है। जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वह जब राजस्थान में प्रवेश करता है तो इससे टकराकर जो राज्य की पूर्वी और जो उत्तरी पूर्वी जिले हैं उन्हें वर्षा करता है। लेकिन जो अरब सागर की जो मानसून की जो शाखा है जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, जिस दिशा में अरावली पर्वतमाला फैली हुई उसी दिशा में वो प्रवेश करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मानसूनी हवाएं हैं, जो अरब सागर की जो मानसून की जो हवाएं हैं वो क्या होती है? वो अरावली पर्वत से टकराती नहीं है, क्योंकि इसके समांतर इसकी दिशा, तो उसको उसके समांतर आगे चली जाती है। क्योंकि टकराती नहीं है तो इसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती। तो राज्य का जो पश्चिम भाग है उसमें वर्षा नहीं होने की वजह ये भी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो अरब सागर का जो मानसून है उसके क्या है? समांतर है। जबकि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है उसके वो विपरीत है, जिसकी वजह से राज्य के पूर्वी भाग में क्या होती है? अपेक्षा करते अधिक वर्षा होती है। तो राज्य की जो जलवायु है, वर्षा है, उसको भी अरावली पर्वत श्रृंखला प्रभावित करती है। राज्य में वन है, वन्य प्राणी है, वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे हमने भी बात की, राज्य के लगभग 90% वन संपदा है वो इसी क्षेत्र में है। तो वन्य प्राणी भी है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से भी ये राज्य का जो समृद्ध क्षेत्र है। अरावली पर्वत न केवल खनिजों के भंडार है वरन औद्योगिक उत्पादन है, इकाइयाँ जो हैं वो भी इसी क्षेत्र में हैं। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वहाँ से राजस्थान में राज्य के कई खनिजों का उत्पादन किया जाता है, और जो उद्योग है वो खनिज आधारित होते हैं। तो इस वजह से जो राज्य की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो भी इस क्षेत्र में अधिक विकसित हुई हैं। यदि जनजातियों की बात करें, यदि मानव संसाधन की हम बात करें तो राज्य की भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया जो जनजातियां हैं वो भी इसी क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन ये क्षेत्र जो है वो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि जो से देखा जाए तो इतना अधिक नहीं है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कम पाया जाता है। तो उसका क्या वजह है? जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य समतल मैदानी भागों में निवास करना पसंद करता है, वहाँ पे जलवायु भी अच्छी होती है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे जलवायु में यदि हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी आती है, तो जलवायु का फर्क पड़ता है। तो इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे कृषि कार्य सुगमता से नहीं किया जा सकता। यदि आप परिवहन के साधनों विकास करना चाहेंगे तो लागत अधिक आएगी। औद्योगिक इकाइयाँ जो स्थापित कर उसमें भी दिक्कत आती है, लागत अधिक आती है। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से जो पर्वत की जो क्षेत्र है, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है? जनसंख्या कम निवास करती है। लोग वहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम है। आगे हम बात करते हैं अरावली पर्वत के धरातल के बारे में, इसकी भूतात्विक दृष्टि से संरचना के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला जो है श्रृंखला है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो उसमें अरावली का नाम आता है। इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में, लगभग 51 करोड़ वर्ष पूरे, यानी जो ये विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय जब इसका निर्माण हुआ तब पृथ्वी की संरचना कैसी रही होगी, कैसी कैसी चट्टानें थी। तो ये इसकी जो चट्टानें हैं उनसे हमें जो भूगर्भिक जो संरचना थी अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और यदि चट्टानों की बात करें तो ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान और जो परिवर्तित जो कायंथी चट्टानों से बनी हुई है। इसमें मुख्य चट्टानें हैं नीस है, सिस्ट, ग्रेबो, डोलोमाइट, पैगमेटाइट, एम्फिबोलाइट हैं, संगमरमर है। ये कुछ जो चट्टानें हैं जो कि इसमें प्रधानता से पाई जाती है।
क्योंकि पर्वत श्रृंखला है तो इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है इसमें कई जो पर्वत शिखर है, लेकिन में सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। और ये आबू पर्वत शिखर सिरोही जिले में है। और इसकी एक विशेषता ये है कि उत्तर में सबसे जो ऊंचाई जो पर्वत चोटी है वो हिमालय में है और दक्षिण में है नीलगिरी पर्वतों में। और जब हम बात करते हैं मध्य भारत की, तो मध्य भारत की सबसे जो ऊपर ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की 1722 मीटर। तो यदि ये पूछा जाए कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कौन सी होगी, गुरु शिखर। इन पहाड़ों में यदि हम खनिज कौन कौन से मिलते हैं तो खनिज जो है वो है अभ्रक मिलता है, मैग्नीज है, लोहा, तांबा, तांबा, सीसा है, जस्ता है, चांदी है। ये जो खनिज है ये जो है पर्वत श्रृंखला में, अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इनका खनन किया जाता है और इन खनिजों का पाया जाना इसके पुरातन स्वरूप का द्योतक है कि इसकी काफ़ी प्राचीन श्रृंखला है जिसमें जो है चट्टानों के भीतर अलग अलग खनिजों का निर्माण विकास हुआ है। राज्य की भूस्वरूप की बात करने के बाद में हम बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। यहाँ पे तापमान की दशाओं के बारे में कैसा है, यहाँ पे वर्षा की दशाएं किस प्रकार की है। इस क्षेत्र में जो उत्तर का जो भाग है वहाँ पे तापमान अधिक है और वर्षा लगभग 750 मिलीमीटर यानी कि लगभग 75 सेंटीमीटर तक है। और जबकि दक्षिण में जैसे जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती है। हमने ये बात की थी अभी जब शुरुआत में जब हम इसके स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे कि ये उत्तर की तरफ ये टूटी फूटी है, ऊंचाई कम है और ये कम चौड़ी है। जैसे जैसे हम दक्षिण में जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ती है और ये सतत पाई जाती है। तो इस वजह से दक्षिण में वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो मानसून उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से रोक पाता है। जब उत्तर पूर्व में क्या होता है, मानसून की हवाओं को क्योंकि कम ऊंची तो अधिक वर्षा नहीं करवा पाती। तो उत्तर में तापमान भी अधिक रहता है क्योंकि ऊंचाई क्या है, कम है, तो कम ऊंचाई तो तापमान भी अधिक रहता है। जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ पे तापमान कम रहेगा। तो इसका जो उत्तरी भाग है उसमें तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है, जबकि जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे तापमान कम होता है और वर्षा अधिक होती है। यदि हम आबू पर्वत की बात करें जो कि कहाँ पे, सिरोही जिले में, तो यहाँ पे वर्षा जो है वो 150 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है क्योंकि ये ऊंचाई वाला भाग है। तो ऊंचाई वाला भाग होने की वजह से ये हवाओं को अच्छी तरीके से रोक पाता है और वर्षा करवा पाता है। तापमान जैसे हमने बात की कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे इस तापमान में कमी आएगी। तापमान यहाँ औसत रूप से कम रहता है और जब सर्दियाँ आती है तो तापमान हिमांक यानी 0 डिग्री पर पहुँच जाता है। क्योंकि ये ऊंचाई है, यदि भी अरावली पर्वत श्रृंखला उतनी ऊंची नहीं रही है, अपने स्वरूप में नहीं पाई जाती। जिस समय ये इसका निर्माण हुआ था काफ़ी नीची हो चुकी है, कट कट के अपरदन की वजह से, अपक्षय की क्रियाओं की वजह से अरावली पर्वतमाला जो अपना स्वरूप खो चुकी है। वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप में ही है, लेकिन फिर भी ऊंचाई की वजह से यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान भी अधिक नहीं हो पाता जो कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यदि हम आर्द्रता की बात करें तो गर्मियों में कम पाई जाती है जो कि 20 से 30% होती है, लेकिन जून से सितंबर का जो पीरियड होता है उसमें वर्षा अधिक होने की वजह से आर्द्रता जो है वो 60 से 80% तक पहुंच जाती है। इसके द्वारा न केवल राजस्थान की वन जो पूरे भारत देश की जब हम बात करें, जब जल विभाजक रेखा की बात करते हैं भारत की, तो उसका में जो एक योगदान अरावली पर्वत श्रृंखला का भी है। ये संपूर्ण देश की जो प्रधान जल विभाजक रेखा है उसमें अपना योगदान करती है। इन पहाड़ों के बीच में अलवर, नीमका थाना, खेतड़ी, विराटनगर, अचलगढ़, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, झाड़ोल, करौली, सवाई माधोपुर जो है इन आदि के बेसिन पाए जाते हैं। और इनमें लूनी, बनास, बेड़ज, सोम, कालीसिल नदी, पार्वती नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, मोरेल, ढूंढ, साबी,
बांडी पर्वत जैसी जो नदी हैं, नदियों की घाटी पाई जाती है। और नदी की घाटियों में जो मिट्टी है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, क्यों नदी हर वर्ष उसको नया करती रहती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इनमें कृषि कार्य भी किया जाता है। कृषि कार्य क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होगी तो उत्पादन भी अधिक होता है। इसके अलावा नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण जैसे चंबल पे किया गया है, बनास पे किया गया है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से जो नदियाँ निकलती हैं उन पे अलग अलग नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। और बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें क्या किया जाता है, सिंचाई के लिए भी जल की पूर्ति हो जाती है। इन पे जल विद्युत शक्ति जो है वो भी प्राप्त कर ली जाती है, मत्स्य पालन भी कर लिया जाता है, पेयजल का जो है उपयोग भी इन नदी घाटी परियोजनाओं से कर लिया जाता है। तो कई उद्देश्य जो है वो पूर्ण किए जाते हैं और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। तो ये जो नदियाँ निकलती है बेसिनों का निर्माण करती है, और ये सारी कहाँ से निकलती है, अरावली से। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के लिए क्या है, एक वरदान है हर प्रकार से, क्योंकि इससे हमें जो प्राचीन समय में जब कि श्रृंखला का निर्माण हुआ तो उस समय किस प्रकार की चट्टानें थी, भूतात्विक संरचना कैसी थी, तो वो पता चलता है। इसमें खनिज पाए जाते हैं जो कि राज्य को आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो नदियाँ निकलती हैं उनमें बेसिन हैं जिनमें की उपजाऊ मिट्टी है, तो कृषि कार्य किया जाता है, जनजातियाँ यहीं निवास करती है। इसके अलावा जो राज्य की जो जैव विविधता है वो भी सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये राज्य की जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश, उसके हमने प्राकृतिक परिवेश के बारे में, प्राकृतिक भूदृश्य के बारे में, जो प्राकृतिक तत्वों के बारे में जो प्रथम भाग में बात की। अगला जो भाग है द्वितीय भाग, इसमें हम अरावली भौगोलिक प्रदेश के सांस्कृतिक भूदृश्य की, सांस्कृतिक वातावरण की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।